मैं जितेंद्र सर फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे प्रिय साथियों, आपका प्यार, बहुत अच्छे कमेंट आप दे रहे हैं, इंस्पिरेशन मिल रही है, मोटिवेशन आ रहा है। बहुत अच्छे मैं आपको कंटेंट लेके आने वाला हूं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कुछ भी एरिया नहीं छोड़ेगा। सब कुछ आपका जितेंद्र सर कवर करेगा। टीजीटी एमपी हो, चंडीगढ़ हो, यूपी हो, कोई भी एग्जाम, सबके रिगार्डिंग आपको बहुत बेस्ट एमसीक्यू में लेकर आऊंगा, है ना। तो किसी ने सच कहा है, अरस- अरस्तू ने कोटेशन बोला है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं। शिक्षा की जड़ें जो हैं कड़वी होती हैं, लेकिन उनका जो फल है वो मीठा होता है। कड़वी कैसे होती है वो भी मैं समझाता हूँ। हार्ड वर्क, रात दिन एक कर देते हैं, किसी चीज पे आपका कुछ नहीं उसके अलावा दिखता है। मुझे मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीएससी पीसीएस बनना है, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे अपने माँ बाप के सपने साकार करना है ना। शिक्षा की जड़ें कैसी होती हैं? कड़वी होती हैं, लेकिन जो फल देती हैं वो क्या होते हैं? मीठे होते हैं। इसीलिए, है ना, गिलोय का आपने नाम सुना हो। एक गिलोय औषधि है, वो कम से कम 1000 बीमारियों के लिए बहुत अच्छी होती है। पान के जैसा पत्ता होता है उसका ना। उसको 1 कप पानी रखिए, जब वो आधा रह जाए खोलते खोलते, तो उसको जो है आपको जितना भी है, जितना भी है आप जो है, जितनी भी बीमारी हैं उसके लिए कारगर होता है गिलोय, है ना। इसीलिए कहते हैं इस चीज को याद रखिए, लेकिन फल मीठा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सीरीज के साथ में। क्या है सीरीज? बेस्ट एमसीक्यू। तो चलिए बेस्ट एमसीक्यू स्टार्ट करता हूं मैं। रिएक्टिव एग्रेशन की बात होती है तो ये वर्ड किस में है? साइकोलॉजी में है ना। एग्रेशन, रिएक्टिव मतलब क्या है? यहीं से इसको आप क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। रिएक्टिव, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से आपका बीपीएससी में नहीं हुआ, यूपीटीजीटी में नहीं हुआ, नेट रह गया आपका 1 नंबर से। अरे एक मेरा क्वेश्चन सही होता तो मेरा जेआरएफ हो जाता, है ना। मैं क्या करूं? अरे ये लास्ट चांस था मेरे लिए, वो मेरी स्कॉलरशिप लग जाती, है ना। रिएक्टिव है। हॉस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, रिएक्टिव को हम क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल जो है वो हार्मफुल करना किसी ऑब्जेक्ट के साथ में। आपके हाथ में डस्टर हुआ, वही फेंक के मार दिया, ये लो, है ना। चौक हुई, ये लो, ये एग्रेशन है ना। ये समझ गए ना। ये और भी एक साथ हो नहीं सकते हैं। तो जब रिएक्टिव की बात होगी तो वो आपका क्या होगा? प्रगतिशील, तुरंत, जिसमें हम रियल सिचुएशन की बात करते हैं, जो रियल सिचुएशन आती है उसको हम हॉस्टाइल रिएक्टिव बोलते हैं। क्लियर हुआ? द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट एज ऑन एन डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब फ्रिक्शन होता है, ये जैसे फ्रिक्शन है, ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। किस में होता है फ्रिक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में। रनिंग करते हैं ट्रैक में तो वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपका, है ना। तो रनिंग कर रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट में, है ना, आपको मिल रहा है फोर्स, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। द irregular tear like wound caused by some blunt trauma। ब्लंट ट्रामा की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ट्रामा सेंटर में देखते हो ना, जो चीज एकदम से अचानक कोई इंजरी हो जाती है, कोई पैर टूट गया, फट गया, फ्रैक्चर हो गया, ट्रामा सेंटर खुले हों। बीएचयू में भी खुला हुआ ट्रामा सेंटर है, जानते हैं सब लोग, है ना। हॉस्पिटल में जो अचानक इमरजेंसी आपातकालीन सेवाएं आ जाएं तुरंत, जो काफ़ी इंजरी बड़ी हो जाए, है ना। तो क्या है? किसी कुंद आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे घाव, भ्रम, घर्षण या चीरा। देखिए एब्रेजन मैंने बताया था, स्ट्रॉबेरी, इसमें ब्लड नहीं आता है,
स्किन जो है रेडनेस हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रेजन। इसको हम स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, है ना, स्ट्रॉबेरी इंजरी भी होती है। कॉन्ट्यूजन में क्या होता है, गुम्मड़ बन जाना। जैसे ये आपके, ये सुनिए मैं ऐसे बताता हूँ आपको तब समझ में आएगा। ये आप हैं, क्या हैं, आप हैं, ये जितेंद्र सर हैं ना, ये जितेंद्र सर है। जितेंद्र सर कैच ले रहे थे और बॉल जो है ना कैच हाथ में ना आके यहाँ लग गई, फोर हेड में लगी। जब फोर हेड में लगेगी तो यहाँ क्या हुआ, एक गुम्मड़ पड़ गया, फूल गया टमाटर जैसा। अरे बहुत देर से चोट लग गई, है ना। तो जो इसमें फूल जाता है, कॉन्ट्यूजन में क्या होता है कि इंटरनल जो कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। ब्लीडिंग नहीं होगी, बाहर नहीं आएगी स्किन से, मैं कह रहा हूँ इंटरनल जो कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, इसी तरफ हो जाता है, तो वो फूल जाती हैं। टमाटर गुम्मड़ बन जाती, नीला पड़ जाना, गुम चोट, नील पड़ जाना, ये टर्मोलॉजी है, पूछा जा सकता है हिंदी में किसी भी तरीके से आपसे। तो इसमें क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, लैक्रेशन, है ना, डीप कट हो जाना। जैसे आपको कोई शार्प एज से क्या होगा, कट गया, ये लग गया, चाकू लग गया ना, ये सब चीजें। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो एंड मैट्रिक। देखिए मैट्रिक मीन्स होता है क्या, साइज का, है ना। आइसो मीन्स होता है क्या, कांस्टेंट। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या बोला है कि आइसोमेट्रिक, आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड मैट्रिक मीन्स लेंथ। आइसो मीन्स चेंज एंड मैट्रिक मीन्स साइज चेंज, है ना। आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड मैट्रिक मीन्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो होगा नहीं भैया। आइसो मीन्स साइज एंड मैट्रिक मीन्स कांस्टेंट, तो मैट्रिक्स तो कांस्टेंट होता ही नहीं है, ठीक। तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। इस तरीके से एलिमिनेशन करना सीखिए आप। क्लियर हुआ, है ना। तो इसको क्या है कि क्या होता है ये, आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड मैट्रिक मीन्स लेंथ में चेंज। जैसे मैं दीवार को धक्का दूं और कोई चेंज नहीं होना, दीवार तो नहीं किसकी ना, है ना। हाँ तो चलिए, इट वाज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच साइड ऑफ द हार्ट ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। ये टर्मोलॉजी आप याद रखिए। 1 मिनट की जहां बात होगी, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम या बोथ ए और बी, तो 1 मिनट की बात होगी हार्ट के प्रत्येक पक्ष वेंट्रिकल से, है ना। तो जो रक्त निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो भैया कार्डियक आउटपुट जो है 1 मिनट में आपका क्या करता है, सर्कुलेट करता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, या समझ लीजिए उसने बोला ना ईच वेंट्रिकल। इसका फॉर्मूला होता है, कभी कभी आपसे जो है ना फॉर्मूला पूछ सकता है, CO, मैं शॉर्ट फॉर्म में चलता हूँ, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू HR, इंपॉर्टेंट है नोट करिएगा, SB स्ट्रोक वॉल्यूम। ये EMRS में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। इसमें फॉर्मूला नहीं पूछा गया था, लेकिन जो थी वो वैल्यू काउंट करके आपको बतानी थी। 5.04, है ना, ऐसी कुछ उसमें वैल्यू वगैरह थी, 5000 भी थी, ML में भी थी, है ना। जिसको पूरा यूनिट पता था वो उसको सही कर ले गया, है ना। इसकी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कांस्टेंट कैलोरीज। देखिए कार्बो में कितने होते हैं पहले याद रख लीजिए, कार्बो में कितने होते हैं, कितने होते हैं भैया, 4। प्रोटीन में 4, फैट में 9, याद रखिएगा, फैट में 9। तो 2, 3, 4, 5 कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है भैया, 1 ग्राम की बात हो रही है। तो कितना आएगा, मैंने बताया था भैया 4। समझ गए मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। विच ग्लैंड एसोसिएट डायबिटीज, कौन सी ग्रंथि जो है वो मधुमेह से संबंधित है, एंडोक्राइन, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, हाइपोथैलेमस, है ना। इनके बारे में भैया बताना है आपको। डायबिटीज से आपकी पैनक्रियाज, कौन है संबंधित, पैनक्रियाज। क्लियर हुआ, हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड। व्हाट इज द फॉर्मूला डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग
फिक्सर इवन नंबर ऑफ टीम, है ना, n+1 डिवाइडेड बाय 2, n-1 बाई डिवाइडेड बाय 2, n-1 डिवाइडेड बाय 2, या n+1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो इस तरह सम संख्या की जो लीग मैच की है वो क्या होता है आपका n-1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प सेव मनी, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन, राउंड रोबिन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट पैसे बचाने में मदद करता है? तो नॉकआउट करता है, लीग करता है, संयोजन करता है, या राउंड रोबिन करता है। तो ये सहज समझिए, नॉकआउट टीम, इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं। कि भैया आए, जैसे वर्ल्ड कप फीफा अभी कतर में हुआ था, वो क्या था आपका कि किस बेस पर आधारित था? तो वो था आपका इस पे नॉकआउट पर। क्लियर हुआ। लीग मैच जैसे आईपीएल हो गया आपका, आईएसएल हो गया, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की लीग है जो जिसमें बहुत से एक्टर अपनी अपनी टीम भी ली हुई हैं, और नीता अंबानी भी इसमें अपनी टीम बनाई हुई है ना। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? संतावना पुरस्कार दिया जाना। राउंड रोबिन, और इसका दूसरा लीग को राउंड रोबिन भी कहते हैं। यूपी, टीजीटी, पीजीटी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रोबिन भी कहते हैं। क्लियर हुआ। तो इसका भैया आंसर क्या आपका? नॉकआउट, पैसे बचाने के चक्कर में। स्कूल मैनेजमेंट नीड रिकॉग्नाइज द essential place of physical activity in the education of children with special need, CWNS की बात हो रही है। which of the following is not one of the result physical activities in children with special need? जो स्पेशल चाइल्ड के स्टूडेंट होते हैं, है ना, जैसे आपके इंडियन पैरा कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं मलिक, वो क्या करती हैं आपका शॉर्ट पुट फेंकती हैं, और पैरा ओलंपियन जैसे आपके अजीत सिंह सर हैं, है ना। सबसे अच्छी शीतला देवी का एग्जाम्पल आप समझ जाइए। हाथ नहीं है, हाथ नहीं है, वो कहाँ की ये भी समझ लीजिए आप। शीतला देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की है। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, हौसले तो हैं, तो हौसले अपने बना के रखिए आप। अरे आप समझिए, जंग लड़ने जाए ना, ये मत देखिए सेना कितनी बड़ी है। पोस्ट आपकी 6 हैं या पोस्ट 2 हैं, पोस्ट 1 आपकी है, और बाकी की सब दुनिया लड़े, मुझे अपनी एक सीट के लिए लड़ना है। शीतला देवी से बेस्ट इंस्पिरेशन कोई हो नहीं सकता है। क्या लड़की है, क्या निशाना लगाती है, 10 of 10। आइडियल होना चाहिए सभी के लिए। वो होप नहीं छोड़ी उसने। कहते नहीं कि डूबते को तिनके का भी सहारा होता है, इसीलिए उस सहारे को पकड़ के चलिए कि मैं अभी फाइट में हूं, मैं अभी, जॉब आपके हाथ में है, मेहनत आपकी है, इसीलिए चलिए। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ इम्प्रूवमेंट कॉन्फिडेंस, इम्प्रूवमेंट इंडोरेंस, इंक्रीज इन डिप्रेशन, बेटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। क्या हम उनके साथ बच्चों में क्या नहीं होना चाहिए? एक इनमें से कोई एक गतिविधि नहीं है, नहीं है। देखिए बाकी तो चीज़ें इम्प्रूवमेंट करते हैं ना हम, केवल ये जो है अवसाद और डिप्रेशन की तो बात नहीं करते हम, उनको डीमोटिवेट तो नहीं करते ना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, उनके अंदर इंडोरेंस की क्षमता, उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल नीड वालों को उसी तरीके से जो उनकी ट्रेनिंग प्लान बनाया जाता है उनके लिए, जिस तरह की एक्टिविटी के लिए। क्लियर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिक स्ट्रेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिक स्ट्रेंथ, निम्नलिखित में से कौन सी गतिशील शक्ति है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन अब भैया आप समझ गए होंगे, है ना, कि
कौन सी डायनेमिक स्ट्रेंथ है ना? समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से भैया। बाकी तो 3 है ना, बाकी तो 3 है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या नहीं लगा है, नोट नहीं लगा है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिक स्ट्रेंथ, है ना। बाकी 3 आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ है ना, लेकिन आपकी कौन सी स्ट्रेंथ नहीं है ना, उस चीज को आपको समझना है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ये नोट का है, ठीक। कौन सी गतिशील शक्ति नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, समझ जाइएगा। क्योंकि बाकी 3 तो आपकी डायनेमिक हैं, ये डायनेमिक हैं, मैंने पूछा नोट, है ना। ये तीनों हैं स्टैटिक जो है, इसमें क्या होती हैं चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, कोई मूवमेंट नहीं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये आपकी कोई स्ट्रेंथ है, आप खड़े हैं ये पेन लेके इस तरह से, तो ये क्या आपकी कोई मूवमेंट है? अब मैं यहाँ से यहाँ चला गया तो ये आपकी मूवमेंट हो गई। क्लियर हुआ बात? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी क्या है, ये जो है क्वेश्चन स्टैटिक, कोई मूवमेंट नहीं होता है, इस तरह की ये स्टैटिक डायनेमिक। इन विच ईयर इंटरवल ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के टीजीटी एग्जाम में इसके कर्ता धर्ता का नाम पूछ लिया गया। तो एनटीए में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है सीयूटी एग्जाम में और बीपीएससी में पूछा जाएगा, है ना। 1920, 99, 1916, 1921 अंतराल प्रशिक्षण किस वर्ष शुरू किया गया था? नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, आएगा जरूर। पेन पेपर नहीं उठाए हो और उठा लिया, उसको रख लीजिए नोट करके। 1920, 1920। चलिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ? फिर क्वेश्चन आपने कहा सर स्टैटिक स्ट्रेंथ अभी पूछा फिर आ गया। क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछेंगे आपसे एग्जामिनर, कोई सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन नहीं देंगे, है ना। आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। स्टैटिक शक्ति का दूसरा नाम आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। देखिए आइसोटोनिक में क्या होता है, चेंज हो जाती हैं, आइसोकाइनेटिक में भी चेंज होती है, इसमें किसमें चेंज नहीं होता है, आइसोमेट्रिक में। तो ये कौन सी आपकी स्टैटिक है, कौन सी है, स्टैटिक है, और बाकी 2 हैं वो आपकी डायनेमिक है। आइसोमेट्रिक कैसी है, आपकी स्टैटिक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। ट्रेट लाइक सैडनेस, नोट करिएगा इसको, मूड स्विंग एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी आर रिलेटेड एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस या कंस्टेंटेनियस एंड न्यूरोटिज्म। उदासी, मनोदशा में बदलाव, भावनात्मक अस्थिरता जैसे लक्षण। क्लियर हुआ? अस्थिरता जैसे लक्षण, बहुर्मुखता, सहमत, कर्तव्यनिष्ठ, न्यूरोटिज्म। बिग 5 थ्योरी के क्वेश्चन हैं ये, किसके हैं, बिग 5 थ्योरी। बिग 5 भैया किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन है आपके बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। ये एमपीसीयूटी वगैरह में एक क्वेश्चन आएगा, एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी, इसमें आपका ये क्वेश्चन आएगा जरूर। पीजी में, पीजी वाले एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाएगा। बिग 5 थ्योरी आपके किसने दी थी, गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग और कोस्टा, कोस्टा, ठीक। किसने दी थी बिग 5 थ्योरी, कोस्टा ने दी थी। और ये पर्सनालिटी के ट्रेट के बारे में बात करते हैं भैया, किसके बारे में, पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछा जाए कि जितेंद्र सर का कैसा नेचर है या जितेंद्र सर कैसे हैं, तो जब कॉलेज स्टूडेंट या किसी बताएंगे आपको तो क्या बताएंगे कि वो इस तरह के नेचर है, तो क्या उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे ना। आपसे अगर आपका दोस्त किसी से बातचीत करते या पूछता है
अरे वो आशीष लड़का जो था वो कैसा है रे यार, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है, क्या उसको टीम में लेना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा है? हम उसकी आइडेंटिटी से, उसकी पर्सनालिटी की आइडेंटिटी से पता कर रहे हैं ना कि उसका नेचर कैसा है, उसके ट्रेट क्या है। इंट्रामोरल होता है तो हम अपने क्लासमेट, अरे ये अच्छा खिलाड़ी है और ये अच्छा है, मतलब बढ़िया है, सब कुछ है इसके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाती है, तो वो भी पर्सनालिटी ट्रेट पे ही बात होती है। यानी आपकी ट्रेट क्या है ना। जब सैडनेस की बात होगी तो भैया न्यूरोटिज्म कहेगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन नोट कर लीजिए, डिप्रेशन न्यूरोटिज्म कहलाता है ना। इस चीज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। और एक्सट्रोवर्जन जो होते हैं वो सोशल होते हैं, सोशेबल, है ना, सोशेबल होते हैं, ठीक है। एग्रीबलनेस जो होते हैं, सहमत, वो फ्रेंडली होते हैं आपके। कैसे होते हैं? फ्रेंडली। समझ लीजिए बहुत अच्छे से, बिग फाइव थ्योरी इसको आप पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। साइकोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा, एक पूरा कंप्लीट लेक्चर मैं आपको समझाऊंगा, उसमें ये सारी चीजें मैं कराऊंगा। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी, है ना। ये जो होते हैं कर्तव्यनिष्ठ से ही आपको पता चलता होगा। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कि जो जिम्मेदारी दी जाए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि आपका सिलेक्शन होना, और मैं कंटेंट आपको अपने चैनल के माध्यम से और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप बने रहिए, जुड़े रहिए, आपको वहाँ कंटेंट मिलता रहेगा। मैं पीडीएफ जितनी भी मैं कराऊंगा यहाँ पर क्लासेस, मैं सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। लेकिन फीस मेरी क्या है? फीस वही है कि आपका सिलेक्शन और आपका हार्डवर्क। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, बस कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख देना कि सर थैंक यू, वही मेरी फीस है। यही मेरा आपसे उम्मीद है। एकलव्य से इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। उसने गुरु मानकर जो तपस्या की थी, है ना, जो प्रैक्टिस की थी उसने, पूरे संसार में उसके जैसा मुकाबला कोई कर नहीं सकता ना। बस वही बनिए आप। इफ menstrual cycle does not begin puberty age, the condition is called। प्यूबर्टी एज में गर्ल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होती है या डिले होती है ना, यदि मासिक धर्म चक्र अवस्था में नहीं शुरू होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है प्राइमरी अमनोरिया। अमनोरिया क्लियर हुआ? प्राइमरी अमनोरिया। और ये जो डायमेंशनोरिया है, ये क्या है? इनरेगुलर, इनरेगुलर, इनरेगुलर पीरियड, ठीक है ना। ये एनबीएस में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा गया था ना। हाँ, और इस साल केबी में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सबसे लास्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो कौन सा होता है? सारे फेज दिए हुए थे, है ना। उस लास्ट फेज का ऑप्शन भी इस तरह से क्वेश्चन जो है एनबीएस और अच्छे स्टैंडर्ड पेपर में पूछा जा सकता है ना। तो आपको याद रखना है, ये ट्राइड जिसको हम पढ़ते हैं फीमेल ट्राइड में, ये उससे लिए हुए क्वेश्चन है, उस एरिया से पूछा गया है। फीमेल ट्राइड की बात करते हैं ना, फीमेल ट्राइड की बात करते हैं, उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द एज रेंज ऑफ ग्रुप 60 से 94, 55 से 79, 65 से 95, 50 से 90। वरिष्ठ नागरिक फिटनेस टेस्ट क्या एज होनी चाहिए? तो भैया 60 साल से स्टार्ट होती है, याद रखिए, सीनियर सिटीजन बोले जाते हैं ना। चलिए, टाइफोसिस, ये तो क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत मुंह जबानी आपको याद हो गया होगा कि हॉलोबैक आपका क्या हो गया? लॉर्डरोसिस हो गया, है ना। और हंचबैक जो हो गया आपका, या राउंड शोल्डर भी इसको बोल दो, क्या बोल दो? राउंड शोल्डर। क्लियर हुआ? राउंड शोल्डर भी आपका क्या हो गया?
यही होती है टर्मिनोलॉजी इसमें, है ना, काइफोसिस। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, ये आपकी क्या है, C7TH12, है ना, L5। L5 जो है आपके या लंबर रीजन में लॉडर्सिस हो गई, ये आपकी काइफोसिस हो गया, ये आपका C7, ये गर्दन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, ठीक। T12 ये हो गया आपका, मैं विजुअल हूँ ना सभी के लिए, ये T12 हो गया, ये लंबर रीजन हो गया T12 के जस्ट नीचे, है ना, क्लियर हुआ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप वक्र को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब आप क्वेश्चन रीड करो ना तो तुरंत पेन से क्या करो, जहां पर नोट लिखा हो उसको अंडरलाइन कर लो भैया, तो फोकस रहेगा आपका। अदरवाइज पढ़ जाओगे जल्दी में तो नोट को नहीं ध्यान दोगे। अरे प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, अरे एंगल ऑफ रिलीज लगा दो आंसर, यही सही है, और फिल कर दिया। अरे इसमें तो नोट पूछा गया था है ना। तो इस चीज को याद रखिए, मैं आपको ना बिल्कुल सतर्क करके चलूंगा चीजें, कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ना। देखिए ग्रेविटी भी इफेक्ट करती है, एंगल ऑफ रिलीज भी इफेक्ट करती हाँ, है ना। हाँ, तो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका ये मिस्टर जितेंद्र सर खड़े हुए हैं और यहाँ पर नया रिकॉर्ड तेजिंदर पाल तूर जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, सर जैसा, जो कि इंडोर एशियन गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाया है। वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, अपने करंट अफेयर के स्पोर्ट्स वाला एक नया आपको सीरीज दूंगा। इतनी बेहतरीन सीरीज, इससे अच्छी सीरीज आई थिंक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैंने बहुत मेहनत से इसको पीपीटी को तैयार किया हुआ है। स्पोर्ट्स का करंट अफेयर इतना बेहतरीन है कि आप समझ जाएं, हर एक पॉइंट को मैंने मेंशन किया हुआ है, उसको देखिएगा जरूर। मेरा बहुत अच्छा वो लेक्चर है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, मेरे जितने भी जिनको भी मेरा वीडियो पहुंच रही है, जहां तक भी मेरी इंफॉर्मेशन जा रही है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरा स्पोर्ट्स का करंट अफेयर का नया लेक्चर आएगा उसको देखिएगा जरूर। बहुत मेहनत से मैंने किया, आप सभी लोगों के लिए तैयार, है ना। तो ये बात होगी आपको एंगल ऑफ रिलीज की। जब एंगल ऑफ रिलीज की बात होगी, यानी ये है ना, ये किस एंगल पे फेंकना चाहिए, तो आई थिंक जैसे आइडियल होता है 45 डिग्री एंगल, है ना। और ईयर रेसिस्टेंस भी लगेगा भैया, ये जा रहा हमारा शॉर्ट पुट, ईयर तो इफेक्ट करेगी ना, ईयर क्या करेगी, इफेक्ट तो करेगी ईयर रेसिस्टेंस ना। बायोमैकेनिक्स में आप जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इन चीज़ों के बारे में सभी मैं आपको क्लियर करा के चलूंगा, है ना। तो आपका क्या नहीं होगा, बायोन फोर्स जो है वो नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। बायोन फोर्स आपके, जब हम फ्लूइड मैकेनिज्म की बात करेंगे बायोमैकेनिक्स में, है ना। अच्छा, ये सपोज दैट जब आप रनिंग करते हैं, जैसे आपका ये ट्रैक है, आप रनिंग कर रहे हैं, सपोज दैट आप रनिंग कर रहे हैं, चेस्ट में आपकी हवा लग रही है और बैक साइड में आपको हवा महसूस नहीं होती है ना। ड्रैग फोर्स भी हो गया। इस तरह के फोर्स में सबको मतलब बहुत अच्छे सिंपल तरीके से मैं इजी लैंग्वेज में लेके चलूंगा आपको, बहुत इजी, बहुत मजा आएगा आपको मेरे लेक्चर में, मैं गारंटी कह रहा हूँ। तो बात समझ में आ गई। उत्प्लवन बायोन फोर्स जो है आपका क्या होता है स्विमिंग में, ये जैसे ये पानी है, क्लियर हुआ। पानी भैया नीला होता है, वो मैं बता दूं, एक मिनट। पानी कैसा होता है भैया, पानी का, पानी ये आपका क्या, वाटर भरा हुआ है ना स्विमिंग पूल में, और इसमें क्या है, ये रन क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं इसमें, क्लियर हुआ। तो जो हमको फोर्स दे रहा है उसको बायोन फोर्स बोलते हैं। ये स्विमिंग ना, पानी में तैरते हैं, क्लियर हुआ। तो ये उसके बारे में है, ये फ्लूइड मैकेनिज्म का पार्ट है, यही नहीं है, बाकी सारे तीनों पॉइंट हैं। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड अपना के इसको कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को कौन से जो है प्रभावित नहीं करते हैं, है ना।
लचीलेपन को कौन से कारक निर्धारित नहीं करते हैं? जॉइंट स्ट्रक्चर, प्रीवियस इंजरी, एफिशिएंसी ऑफ लंग्स, एज एंड जेंडर। संयुक्त संरचना, देखिए एज और जेंडर ये तो करते हैं, क्लियर है ना। लंग्स की कैपेसिटी तो थोड़ा ना इसकी बात हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ, ये एंडोरेंस है ना। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है, जॉइंट स्ट्रक्चर, प्रीवियस इंजरी, इंजरी आपको हुई है तो जी जब इंजरी हो जाती है, जब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो करेक्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं क्योंकि मूवमेंट जो है जॉइंट की मोबिलिटी बन जाए। जैसे अगर आपको एल्बो की इंजरी हो गई या फ्रैक्चर हो गया तो वो आपको क्या कराते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज कराते हैं जिससे कि उस मूवमेंट का क्या हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलाइजेशन, उसका मूवमेंट इंक्रीज हो, है ना, रेसिस्टर्स हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, पार्ट लेग ट्रेनिंग इज यूज्ड टू डेवलप एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड। पार्ट लेग प्रशिक्षण किस उपयोग किया जाता है विकास के लिए? तो भैया पार्ट लेग जो है वो आपका क्या है, इंडोरेंस के लिए। इसलिए लिए इंडोरेंस के लिए, इंडोरेंस के लिए पार्ट लेग की ट्रेनिंग की जाती है। विच ऑफ द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग? देखिए ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो है, जो 6-7 हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा जरूर, गेम से पूछ देंगे या उससे रिलेटेड डेफिनेशन पूछेंगे जरूर 100%, ये समझ लीजिए आप। जूडो कुश्ती में खेलों के किस प्रकार के समन्वय क्षमता की आवश्यकता होती है? ओरिएंटेशन, कपलिंग, अडेप्टेशन या डिफरेंशिएशन? मैं जब आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का नया लेक्चर वीडियो आएंगे उसमें सब कुछ डिटेल से होगा, है ना। तो क्या होगा इस पे, कपलिंग एबिलिटी की बात होती है, ठीक, कपलिंग एबिलिटी की बात होती है। चलिए, द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन कैन हेल्प इंप्रूविंग एंडोरेंस परफॉर्मेंस। जब उसकी किसकी बात हो रही है, एंडोरेंस परफॉर्मेंस की बात हो रही है, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिटिक एसिड, है ना, या सल्फ्यूरिक एसिड, उच्च सांद्रता सहन करने की क्षमता, कहते नहीं लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, है ना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में है। जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो उसके बारे में जब ट्रेनिंग लोड की बात होगी तो आपका क्या आएगा, लैक्टिक एसिड, क्लियर हुआ। चलिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एवरेज ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके बेस पर लोकेशन पे करती है, तो वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। वेट, फोर्स, रेसिस्टेंस या वेलोसिटी। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र किसी वस्तु का औसत स्थान क्या है? तो भैया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट के वेट पर वेट करती है ना। चलिए नेक्स्ट, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी 2, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी 2। तो भैया पानी का शरीर में क्या काम है, रिपेयर सेल का काम होता है, प्रोटीन का, है ना, प्रोटेक्ट करने का काम होता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का, है ना, और विटामिन वगैरह का। गिव एनर्जी, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट, जब ग्लाइकोजन बनता है ना, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के थ्रू, वो आपका क्या है, एनर्जी मिलती है ना। तो रेगुलेट क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को ये ब्लड रेगुलेट करता है। मानव शरीर में क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट काम करने का किसका काम है, वो है आपके वाटर का। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन? देखिए एक फैट सॉल्युबल होते हैं और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल आपके हो गए ADE, और वाटर सॉल्युबल हो गए आपके BC या BC ना, क्या हो गए आपके, BC हो गए। हाँ, तो ये साथ समझिए, जहाँ पर BC दिया हो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और उसका ऑप्शन कर दीजिएगा, क्लियर हुआ। चलिए भाई साहब, इस तरह से आपको मैं ऑप्शन का कोशिश करता हूँ कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको साथ में देता चलूँ, है ना। तो इस तरह से ये जो भी इतने मेरे वीडियो हैं और जितना भी कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो इन द फ्यूचर आपके एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं, आप अपने फ्यूचर की तैयारी की लगे रहिए और जुड़े रहिए, बने रहिए। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और
जिस तरह आपका प्यार है बस यूं ही मेरे साथ बना रहे और आप लोगों को भी इसमें शामिल करिएगा। यही उम्मीद है आपके फ्यूचर के लिए। जितेंद्र सर लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करते रहिए, कराता रहूँगा। और जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसमें कि आपको कंटेंट में आपको पीडीएफ हर जो भी लेक्चर होगा, जो भी वीडियो होगा, वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। मेरे वीडियो का जो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उस पर जाके आप क्लिक करिए और आप जुड़े रहिए। और बहुत जल्दी अनाउंसमेंट ये भी होगी कि कोचिंग का हमारी ऐप जो है वो डेवलप होगा, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे, हर एक स्टेट का रहेगा, सेट एग्ज़ाम का रहेगा, जो भी एग्ज़ाम है सबके बेस्ट बेस्ट जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। और बहुत जल्दी ही हमारी कोचिंग का भी ऐप डेवलप होके आपके प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। लेकिन वो अनाउंसमेंट कब होगी, मैं क्योंकि अभी उसमें काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमको रुकना नहीं है। रुकने का नाम जितेंद्र सर का नहीं है। जितेंद्र सर आगे चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। जितना होगा मैं स्टूडेंट के हित में रहूँगा, उनके साथ रहूँगा, उनके साथ खड़ा हूँ, उनके हर सुख दुख में मैं साथ हूँ। उसी के साथ जितेंद्र सर अब जो है आप सभी से शुभ रात्रि। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद।